हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि भी हम एक वीडियो की सीरीज़ बना रहे हैं फाइनेंशियल एजुकेशन के ऊपर। तो फाइनेंशियल एजुकेशन का नाम दिमाग में आता ही ऐसा लगता होगा कि भी जैसे कोई पता नहीं कोई अर्थशास्त्री या फाइनेंशियल कंसल्टेंट कोई इन्फॉर्मेशन देने वाला है। तो पहली चीज़ तो बता दूं कि ना तो मैं अर्थशास्त्री हूं ना मैं फाइनेंशियल कंसल्टेंट हूं, ठीक है। पर मैंने अपने लिए जब मैं बिज़नेस करता था और अपने लिए पैसे को इन्वेस्ट करने की सोचता था, करता भी था, तो मैं ये सब चीज़ों के लिए रिसर्च करता था और मैंने उससे बहुत सारे एडवांटेजेस उठाए और प्रैक्टिकल लाइफ में। क्योंकि देखो, अर्थशास्त्री या कंसल्टेंट ने तो एक चीज़ बोलनी है और फाइनेंशियल उसको प्रैक्टिकली वो अमल में लाई जा सकती नहीं लाई जा सकती, वो डिफरेंट इशू होता है। तो मैंने वो जो जिन चीज़ों को अपनी लाइफ में इस्तेमाल करके अपने जीवन को सरल बनाया, अब मैं क्योंकि उन चीज़ों को छोड़ चुका हूँ, पर मुझे लगता है कि यार मेरे को उस तरह की बातें आप लोगों को बतानी चाहिए जिससे मेरा फ़ायदा हुआ तो आप लोगों का भी फ़ायदा हो। तो कई लोगों ने इसके बारे में बोला, हालांकि मैं बीच बीच में बताता रहता था ऐसा मत करो वैसा मत करो, घर खरीदना गलत फ़ैसला होता है, ईएमआई एक गलत फ़ैसला है, अपना सिबिल स्कोर ख़राब कर दो ताकि आपको लोन ही ना मिल सके, आप उस ट्रैप में ही ना फंस सको। कभी सोचो कि क्यों गवर्नमेंट सिबिल स्कोर के लिए प्रचार करती है कि अपना सिबिल स्कोर सुधारो, क्योंकि सिबिल स्कोर का मतलब होता है कि आप एक बेहतर कर्जदार हो और आपको वो और कर्जा दे करके कर्ज के नीचे दबा सके। कैसे आप घर खरीदने के नाम पर, ईएमआई के नाम पर आप 15-15 साल अपने जीवन के लिख करके दे देते हो, वो कीड़े मकोड़े जैसे फॉर्म पर साइन कर देते हो बिना पढ़े हुए, और 2-3 ईएमआई ना देने पे वो आपको निकाल के बाहर कर देते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें मैं बीच बीच में बताता रहता था, पर सिस्टमेटिकली तरीके से मैंने नहीं बताया। तो अभी मैंने कहा कि भी कई लोगों ने मेरे को बोला कि भी आप कुछ अपनी इस फाइनेंशियल नॉलेज के ऊपर शेयर करो। आप क्रिटिसाइज़ तो करते हो पर आपको सॉल्यूशन भी देना चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, मैं अब एक सीरीज़ बनाऊंगा। जैसे मैंने कसिनो के ऊपर 109 वीडियो की सीरीज़ बनाई थी, तो जिसको आज भी लोग सबसे ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, और उसके कम से कम 15 से 20 लोगों ने अपनी गैम्बलिंग छोड़ दी है मेरे वीडियो देख करके, ठीक है। ऐसे ही अब मैं इसकी सीरीज़ बना रहा हूँ। आप ये मेरे वीडियो देखने के बाद अर्थशास्त्री के भी वीडियो देख लोगे तो मैंने भी उन्हीं लोगों से सीखा है। बस प्रॉब्लम क्या है कि वो लोग जो बात बोलते हैं वो पूरी तरह प्रैक्टिकल नहीं होती है। मैं आपके आगे सिर्फ वही चीज़ें रखूँगा जो प्रैक्टिकली होती है। तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि यार आप बता के उन्हें कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। देखो, हर चीज़ का ना, मैं कोई यहाँ पे वीडियो व्यूज़ गेन करने के लिए चीज़ नहीं कर रहा हूँ। हर चीज़ का स्टेप बाय स्टेप। सबसे कभी भी ज़िंदगी के अंदर आपको पहले ये पता होना चाहिए कि क्या नहीं करना है। हम कहते हैं क्या नहीं करना वो छोड़ दो, ये बताओ क्या करें। पहले ये पता होना बहुत ज़रूरी है क्या नहीं करना है, क्योंकि नुकसान उसी में छुपा हुआ है। क्या करना है, अगर आप वो नहीं करोगे तो आपको फ़ायदा नहीं होगा पर नुकसान भी नहीं होगा। पर क्या नहीं करना है ये पहले बहुत ज़रूरी पता होना चाहिए। तो मैंने बताया कि सेविंग अकाउंट के अंदर पैसा नहीं रखना। सेविंग अकाउंट के अंदर अपना 1-2 महीने के बराबर का पैसा रखो। ज़रूरत नहीं है ना, अपनी लाइफ को सरल बनाओ, मिनिमाइज़ करो। तो आपको पैसे को सेविंग अकाउंट में नहीं रखना। 3-4% का ब्याज मिलेगा, उसको कोई फ़ायदा नहीं है। एफडी के अंदर या किसी भी तरह की गवर्नमेंट या बैंक की कोई भी स्कीम जो गारंटेड आपको इंटरेस्ट देती हो, वहां पर आप कभी भी इन्फ्लेशन को, महंगाई दर को बीट नहीं कर सकते। और जब तक आप महंगाई दर को बीट नहीं करोगे आपका पैसा घटेगा। एक बात आप समझ लो, मतलब आप जो चावल खरीद रहे हो वो अगले साल 7% महंगा हो जाएगा, पर आपने जो पैसा कमा के पैसा जमा किया है वो पैसे पे आपको ब्याज मिलेगा 5%, तो आपको 2% तो लॉस हो रहा है ना। तो इस बात को समझो। तो आने वाले दिनों में मैं बताऊंगा कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, एसआईपी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, या इससे भी बेहतर तरीका क्या है, या किन तरीकों से जिनको आप बहुत बेस्ट मानते हो अपने जीवन में, उससे आप सुरक्षित बुढ़ापा तो ला सकते हो पर लग्जरी बुढ़ापा नहीं ला सकते, ठीक है। और इसके लिए हिंदुस्तान में बहुत ज़रूरत है इस फाइनेंशियल एजुकेशन की। वो इसलिए ज़रूरत है क्योंकि यहाँ पर सोशल सिक्योरिटी गवर्नमेंट नहीं देती। गवर्नमेंट का कोई उत्तरदायित्व नहीं। जैसे बाहर के देशों में आप जिंदगी भर कमाओ, बुढ़ापे में आपके इलाज से लेकर के आपके आखिरी सांस तक का खर्चा गवर्नमेंट उठाती है, ध्यान रखती है पूरा। पर यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो मेडिकल सुविधाएं हैं वो बिल्कुल बद से बदतर है। गवर्नमेंट आपको बुढ़ापे की सिक्योरिटी नहीं देती। आपको अपने बच्चों के टुकड़ों पर पलना पड़ता है, बच्चों के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। उसके बदले में फिर आप अपनी प्रॉपर्टियां उनके नाम नहीं करते हो ताकि वो डर बना रहे, फिर वो उसके चक्कर में घर में कलेश होते, ये सब चीज़ें होती। तो भारत जैसे देश के अंदर है फाइनेंशियल एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब आज के वीडियो में ये भाषणबाजी तो बहुत हो गई। अब मैं आज के वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि जैसे हमने बोला कि भाई एफडी में नहीं करना है, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा किसी भी इस तरह की स्कीम जिसमें गारंटेड आपको इंटरेस्ट मिलेगा वहाँ पर आपका पैसा इन्फ्लेशन को बीट नहीं करेगा, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आपको करना ये है कि आपको पैसे को ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स में लगाना है जिसमें पैसा इन्फ्लेशन को बीट करे।
वो क्या हो सकते हैं, वो बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं। वो आने वाले दिनों में हम जिक्र करेंगे, अगले हर वीडियो में मैं बताऊंगा, एक दिन में एक से ज़्यादा वीडियो भी डालूंगा इसके ऊपर। पर पहले आप एक बात समझ लो कि जैसे ही गारंटीड वर्ड हट जाता है, फिक्स डिपॉजिट मतलब एक श्योर शॉर्ट इनकम जिसको हम एफडी कहते हैं, आरडी कहते हैं। आरडी क्या होता है? रिकरिंग डिपॉजिट। आप एफडी के माध्यम से आप रिकरिंग डिपॉजिट भी कर सकते हो। रिकरिंग डिपॉजिट आरडी को बोलते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, हर महीने, आ गई लाइट, हम हर महीने आप देखो, जो एफडी के लिए एक मुश्त रकम चाहिए होती है। एक मुश्त रकम जो है वो आपको कभी मिलती है, कभी नहीं मिलती है। और आप ऐसा तो है नहीं कि 5-5 हज़ार की जाके एफडी करते फिरोगे। तो आदमी सोचता है कि यार थोड़ी रकम इकट्ठी हो जाए, 10,000, 20,000, 50,000, तो मैं एफडी करूँगा। उस चक्कर में क्या होता है, वो रकम कभी भी बन नहीं पाती। तो रकम बनाने के लिए, हालांकि आरडी और एफडी में पैसा घटता है, तो एक आरडी और एफडी एक रकम बनाने के लिए मैं एक आपको सजेशन दे रहा हूँ। आरडी होता है रिकरिंग डिपॉजिट, जिसमें कि आपने हर महीने जाके, फॉर एग्जांपल 500 रुपये की आपने आरडी कर दी, तो हर महीने बैंक आपके अकाउंट से 500 रुपये काट लेगा। हर महीने आपके अकाउंट से 500 रुपये काट लेगा। 12 महीने के अंदर वो 6,000 रुपये हो जाएंगे। वो 6,000 रुपये का ब्याज तो बहुत माइनर सा मिलेगा, क्योंकि वही आरडी का और एफडी का, रिकरिंग डिपॉजिट का और फिक्स डिपॉजिट का ब्याज एक ही होता है। ठीक है, फिक्स डिपॉजिट आपने एक मुश्त कर दी। अब 500 रुपये की तो आप एफडी नहीं करोगे, तो 500 रुपये की आप आरडी कर सकते हो। हर महीने थोड़ी थोड़ी रकम जुड़ गई और जो एक अमाउंट बन गया, एक साल के अंदर वो 6,000 रुपये हो गया। उस 6,000 रुपये में आपने 6,000 की, या 6,000 के अंदर 4,000 मिला करके 10,000 की आपने एफडी कर दी। एफडी करते ही आपको ब्याज तो सेम मिलेगा, पर अब पूरे 6,000 पे ब्याज कैलकुलेट होगा। ठीक है, हालांकि आरडी और एफडी का एक चीज़ क्लियर है, कंफ्यूज नहीं होना है कि इन दोनों में ही ब्याज दर आपको इन्फ्लेशन से 2 से 2.5% तक कम मिलेगी, इसलिए इसमें आपका पैसा घटेगा। पर एक बल्क रकम बनाने के लिए ये फॉर्मेट ठीक है। जैसे घर में हम गुल्लक में जमा करते हैं ना, ऐसे ही समझ लो वो गुल्लक हर महीने में आपने 500 रुपये की आरडी कर दी, घर में 10-10 रुपये करके जोड़ लिए, 500 रुपये महीने के दे दिए, महीने का आपने, और जिसकी महीने का फिर आपने साल भर का वो आरडी जुड़ गई, आरडी को फिर आपने एफडी में कन्वर्ट कर दिया। जो लोग थोड़े बड़े पैसे वाले हैं वो इसको 500 ना 5,000 का आरडी करके साल की 60,000 की आप एफडी कर सकते हो। ये रकम बनाने के लिए तो ठीक है, ये रकम बनाने के लिए मैं सजेस्ट कर रहा हूँ। इसमें कंफ्यूज मत होना कि यार आपने तो बोला एफडी में पैसा घटता है। वो तो देखो घटेगा, उसके बारे में हम बार बार बात नहीं कर सकते हैं। वो क्लियर बात है कि जो भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आपको महंगाई दर से कम ब्याज देंगे, वहाँ आपका पैसा घटेगा, ये क्लियर है। पर ये मैं क्यों आरडी का जिक्र लेके आया आज, और क्यों मैं एफडी का जिक्र लेके आया, कि यहाँ पे एक रकम बनती है। अब बात क्या है कि आरडी से रिकरिंग डिपॉजिट और एफडी का एक अल्टरनेट भी है, जिसे हम एसआईपी भी बोलते हैं और म्यूचुअल फंड भी बोलते हैं। ठीक है, उसके लिए हम अगले वीडियो में बात करेंगे कि एसआईपी और म्यूचुअल फंड के बारे में मैं क्या सोचता हूँ, क्या मेरी आपको सजेशन है। और उसके बाद में इन वीडियो की सीरीज़ जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, तो मैं आपको ये बताऊँगा कि ये तमाम हथकंडे अपनाने के बावजूद भी आप बुढ़ापे में एक सिर्फ और सिर्फ सिक्योर सेफ बुढ़ापा ही बना पाओगे। लग्जरी बुढ़ापा, बादशाहों वाला बुढ़ापा बनाने के लिए इसमें भी कुछ मेजर बदलाव आपको करने पड़ेंगे, जो आने वाले दिनों में आपको बताऊंगा। ऐसा नहीं होगा कि सीधा आपने बोला कि हमें डायरेक्ट वो बता दो, आपके हजम नहीं होगा, वो बात भेजे के ऊपर से चली जाएगी। तो पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि इसमें से कोई भी इंस्ट्रूमेंट गलत नहीं है, हर चीज़ का एक अपनी भूमिका है। सेविंग अकाउंट का अपना रोल है, आरडी का अपना रोल है, एफडी का अपना रोल है। और डाइवर्सिफाई, हमेशा अपने पैसे को डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि 500 रुपये में 100 रुपये आप कहीं रखोगे, 100 रुपये कहीं रखोगे, कोई रकम तो होनी चाहिए ना। तो वो रकम बनाने के लिए हर एक इंस्ट्रूमेंट का एक रोल होता है। ठीक है, इसलिए एक बात समझ के चलना, बेकार के बेवकूफ़ी वाले कमेंट मत करना कि उस वाले वीडियो में तो आपने ये बोला था और इस वाले में आप उसके खिलाफ बोल रहे हो और उसके बोल रहे हो। ये ऐसा होता है क्योंकि हर जगह पर हर चीज़ का एक रोल होता है। एक रकम बनाने के लिए आपके लिए सेविंग अकाउंट भी चाहिए, है ना, आपको आरडी भी चाहिए, फिर आपको एफडी भी चाहिए, फिर आपके पास आरडी और एफडी के अलावा क्या ऑप्शन है। ठीक है, इतना अकल भी तो होनी चाहिए ना। आप कोई आदमी है, उसको वो कुपोषण का शिकार है, उसमें नहीं है भेजा, तो उसके लिए तो फिर आरडी एफडी ठीक है। उसको कहाँ से आप म्यूचुअल फंड के बारे में समझाते फिरोगे। और एसआईपी में कैसे आप लोगों को चोट पहुंचाई जाती है, कैसे एसआईपी के नाम पे आप लोगों का प्रॉफिट काट लिया जाता है, वो भी मैं आने वाले दिनों में आपको बताऊंगा। इसलिए ब्लाइंड फेथ मत करना। एसआईपी म्यूचुअल फंड एसआईपी और म्यूचुअल फंड के नाम पर आप लोगों का कैसे प्रॉफिट में एक बड़ा कट लग जाता है उन कंपनियों के द्वारा जिनके म्यूचुअल फंड ये आप लेते हो या एसआईपी आप शुरू करते हो। तो ये सारी चीज़ों को समझ के चलना। अपनी ट्यूबलाइट को टिमटिमाने मत दो, उसको जलाओ। ठीक है,
और आने वाले दिनों में ऐसे बहुत सारे वीडियो आएंगे। ओके, गुड बाय, थैंक यू।